अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम करने जा रहे हैं 2013 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 31। The diagram shows a circuit containing 5 resistors connected to a battery. In which resistor is the current the smallest? तो हमने बताना है किस रजिस्टर में करंट स्मॉलेस्ट होगा। अगर ये रजिस्टर सीरीज में होते तो सब में सेम करंट होता। इट्स मीन यहाँ पर करंट सेम होगा, यानी कि जो वायर है एक वायर उसमें करंट सेम अमाउंट में चार्जेस मूव कर रहे होंगे। जितना बैटरी ने गिवन करंट दिया है उतना ही हमें एट द एंड करंट मिलेगा। करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है। अब जो करंट है ए पार्ट उसमें तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ कि यहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। और जो डी पार्ट है इसमें 40-40 रेजिस्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है और ये करंट की डिपेंड करती है रेजिस्टर्स पर। अगर दोनों रेजिस्टर्स इक्वल हो तो करंट हाफ अमाउंट में डिवाइड हो जाता है। तो हाफ करंट 40 एम्पेयर अपर रेजिस्टर में से पास होगा और हाफ करंट 40 ओम लोअर रेजिस्टेंस में से पास होगा। अब देखते हैं यहाँ पर बी और सी, यहाँ पर कितना करंट पास होगा। तो जो रेजिस्टेंस कम होती है उसमें से ज्यादा करंट फ्लो करता है। तो अगर यहाँ पर करंट डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, यहाँ पर बी और सी की तरफ करंट ने मूव करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड होना है, तो बी की तरफ करंट ज्यादा जाएगा और सी की तरफ करंट कम जाएगा क्योंकि सी की रेजिस्टेंस ज्यादा है और बी की रेजिस्टेंस कम है। तो इट्स मीन सी पार्ट में से करंट सबसे ज्यादा कम फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। The diagram shows a wire placed between two magnetic poles of equal strength. A current passes through the wire in the direction shown. The current causes a downward force on the wire. Force downward direction में अप्लाई हो रही है और करंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, जो उसने एरो लगाकर यहाँ पर शो कर दी गई है। What is the arrangement of the magnetic poles? Magnetic poles की अरेंजमेंट क्या होगी? According to left hand rule, अगर फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह होनी चाहिए। तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। इट्स मीन यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड होती है। इट्स मीन यहाँ साउथ पोल होगा। तो ये अरेंजमेंट देखनी है किस ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही यही अरेंजमेंट है, तो इट्स मीन फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। The graph shows the output of an AC generator. The coil in the generator rotates 20 times in 1 second. The speed of rotation of the coil steadily increase. Which graph best show how the output changes? अगर आप कॉइल की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, इट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ज्यादा आएगा, तो जो करंट जनरेट हो रहा है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। इट्स मीन इस वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड थिंग, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अब अगर ये वेव 0.05 सेकंड में कंप्लीट हो रही तो अब ये वेव जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम देखते हैं ऐसा ग्राफ कहाँ शो किया गया। इसमें एम्पलीट्यूड सेम है तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन में भी एम्पलीट्यूड सेम है तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन में एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं, वेव लेंथ तो डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि स्पीड इंक्रीज हुई है, वेव जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में वेव जल्दी कंप्लीट भी हो रही है, यानी कि वेव लेंथ डिक्रीज भी हो रही है और एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन डी पार्ट करेक्ट है। MCQ 34 देखते हैं। There is a bright spot on the screen of cathode ray oscilloscope CRO. This is caused by fast moving particles. What are the particles? तो we know that cathode ray oscilloscope में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन अल्फा पार्टिकल्स है, नो। बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स है, यस। तो इलेक्ट्रॉन्स ही कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में मूव करते हैं। 35 MCQs है। अ थर्मिस्टर एंड अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हिच कंडीशन गिव द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस? तो थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी कम हो जाएगी रेजिस्टेंस। और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लाइट पर। जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, इसकी रेजिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है तो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, ताकि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस लार्जेस्ट रहे। और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हमें डार्कनेस चाहिए, तो कोल्ड और डार्क कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ए ऑप्शन कोल्ड और डार्क ही है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा।
MCQ 36 देखते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन emitted by unstable nuclei or helium nuclei, short wavelength electromagnetic waves and electrons। तो 3 टाइप्स की रेडिएशंस क्रिएट हो रही हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही हैं और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। हमने बताना है व्हाट आर दीज 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, ये रेडिएशन किस टाइप से हैं। तो हीलियम के न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को गामा रेज कहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ए ऑप्शन। MCQ 37 देखते हैं, which row is correct for nuclear fission and for nuclear fusion reaction। तो फिशन रिएक्शन में लार्जर न्यूक्लियाई डिवाइड होकर स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन में प्रोड्यूस लार्जर न्यूक्लियाई, नो, फिशन में तो लार्जर न्यूक्लियाई स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। तो सी ऑप्शन को देखते हैं सबसे पहले। एंड फ्यूजन रिएक्शन स्टार्स में होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इज द एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार, यस। तो सी ऑप्शन ही करेक्ट है। MCQ 38 देखते हैं, which graph shows how the count rate of radioactive isotopes varies with time। We know that radioactive nuclei जो होते हैं वो हाफ लाइफ टाइम पास होने के बाद हाफ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का काउंट रेट 200 है तो हाफ लाइफ पास होने के बाद उसका काउंट रेट हो जाएगा 100। सेकंड हाफ लाइफ पास होने के बाद उसका फर्दर काउंट रेट हो जाएगा हाफ यानी 50 और थर्ड हाफ लाइफ पास होने के बाद उसका काउंट रेट हो जाएगा 25। तो इस तरह काउंट रेट हाफ होता जाता है। ये लेकिन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई खत्म नहीं होते, यानी कि ये नहीं है कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 200 के बाद 100 हुए हैं तो 100 के बाद 0 हो जाएगा, नहीं, वो फर्दर हाफ हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई स्पीडली डिके होते हैं और बाद में इनकी डिके की जो अमाउंट है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी स्लो होती जाती है। यानी कि ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ नहीं बनेगा। तो पहले तो बी और टी को एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में से देखते हैं। ए ऑप्शन में अब देखें कि काउंट रेट डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी हमारे पास अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो काउंट रेट डिक्रीज हो जाता है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का। लेकिन सी ऑप्शन में काउंट रेट इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। काउंट रेट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का अमाउंट डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ 39 देखते हैं, फॉर विच पर्पस इज द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स कार्बन 14 यूज। तो कार्बन 14 कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है जो कि एंशिएंट बोन्स की लाइफ टाइम फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो ए ऑप्शन डेटिंग ऑफ एंशिएंट बोन्स। MCQ 40 देखते हैं, न्यूक्लियस ऑफ फास्फोरस P1532 emits a beta particle to form a new nucleus। What is the nucleon number and what is the proton number of the new nucleus। तो अगर बीटा डिके हुआ है तो मैस नंबर पर तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। तो प्रोटॉन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 16 क्योंकि बीटा पार्टिकल डिके हो गया है। न्यूक्लियन नंबर 32 ही रहेगा लास्ट ऑप्शन एंड प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाएगा 16, यस। तो डी पार्ट करेक्ट है। ओके बच्चों, इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमसे थ्रू सोशल मीडिया भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज।